हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें अभी आप देख रहे हैं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंडअप, जिसमें आपको मिलेंगी आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि यूपीएससी में प्री में आने के लिए एकदम वाजिब हैं। साथ ही साथ हाई पावर एमसीक्यूज़ जो कि आज की सारी करंट अफेयर्स के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कार्टून द हिंदू का, जिसमें बताया जा रहा है कि जनता कोरोना से डरी हुई है और दूसरी तरफ कंपनीज जो है रिकॉर्ड प्रॉफिट बना रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने के पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को मेरी वीडियो के बारे में बताइए, अपने ग्रुप्स में से शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर हम इस चैनल पे एकजुट होंगे तो जिस तरह के आप ऑन डिमांड वीडियो जैसी आप चाहेंगे वैसा कंटेंट मैं आपको दे पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज की पहली हम लोग देखते हैं एमसीक्यू की तरफ, जो हमारे न्यू सीएजी ऑफ इंडिया इज़ ए जीसी मुर्मू, मनोज सिन्हा, सी लोबसांग रामपा और डी पंकज त्रिपाठी। मैं बता दूं, अगर आपको नहीं पता है आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी न्यूज़ कवरेज तो मिल ही जाएगी, आंसर्स आपको पता चल ही जाएंगे। अगर आपके पास टाइम कम है, आप सीधा आंसर्स तक जाना चाहते हैं, वीडियो के एंड में आप आंसर्स देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी इन द आर्टिकल, विच आर्टिकल? ए 147, बी 148, सी 149 बी पैरा 3 या डी 150 ए। जिनको आर्टिकल्स नहीं पता है, देखिए आर्टिकल्स को याद करने के सिंपल फॉर्मूले भी होते हैं, उनको आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आर्टिकल अगर नहीं पता है आप गेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सीएजी से रिलेटेड, स्टेट इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो भी बातें न्यूज़ में बहुत दिनों तक चल रही हैं मान लीजिए, तो उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये अभी हमारे देश में लागू है। धारा 144 ये जगह जगह लागू हो जाती है। ठीक है, लॉकडाउन वगैरह के पावर गवर्नमेंट को कौन से कानून के तहत मिलते हैं, ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल एक गूगल सर्च करिए आपको पता चल जाएगा, है ना। नहीं तो बुक्स में तो खोजते रह जाएंगे वरना, लेकिन एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इन सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, अगला देखिए, द लोन्स अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे, विल बी गिवन आउट टू ए ग्रामीण बैंक्स, बी इंडिविजुअल फार्मर्स, सी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सेट्रा या डी नाबार्ड। ठीक है, चौथा एंड फाइनल क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ओवर एन ऑयल स्पिल? ए लेबनान, बी सीरिया, सी मंगोलिया और डी मॉरिशियस। ठीक है, चलिए आज की पहले न्यूज़ पे चलते हैं। जीसी मुर्मू जो अभी तक जम्मू कश्मीर के द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको अब नया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बना दिया गया है, नया सीएजी बना दिया गया है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ही इज़ द फर्स्ट ट्राइबल पर्सन टू टेक ओथ एज सीएजी ऑफ इंडिया। ठीक है, उनको ओथ किसने दिलवाई? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने। ये सारे पॉइंट एमसीक्यू में आ जाएंगे आपसे, कौन ओथ दिलवाता है। ठीक है, बाकी जीसी मुर्मू किस बैच के आईएएस ऑफिसर हैं ये तो कोई आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, वहाँ पर एलजी नए बनाए गए हैं मनोज सिन्हा, जो पहले यूनियन मिनिस्टर थे। ठीक है, अब सीएजी की बात करते हैं। देयर आर सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ सीएजी, है ना, उसका इंडिपेंडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको 6 साल का टेन्यर दिया जाता है, रिटायरमेंट एज ऑफ 65 साल रखा जाता है, जो भी पहले आ जाए वो अपने ऑफिस से राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन मेंशन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो बात होती है, महाभियोग चला के जो प्रोसेस है, तो उसी के हिसाब से उसको निकाला जा सकता है, ऐसे उसको निकाला नहीं जा सकता। सैलरी और सर्विस कंडीशन वगैरह जो है वो एक बार उसका अपॉइंटमेंट हो गया फिर उसके टेन्यर में चेंज नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी भी तरीके से आप उसको प्रलोभन नहीं दे सकते हैं, ना आप उसको कोई पनिशमेंट दे सकते हैं कि सरकार के हिसाब से वो अपनी ऑडिटिंग करे। जाहिर बात है ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, द सैलरी ऑफ सीएजी ये सबको आप ऑडिट नहीं कर सकते। पेंशन वगैरह भी दे आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से फंड से उसकी सैलरी जाती है? ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है सैलरी और पेंशन वगैरह। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सीएजी क्या है कि सीएजी ऑडिट्स अकाउंट्स दैट आर रिलेटेड टू द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ एवरी स्टेट एंड यूटी दैट हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए, ये आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, कोई गेस नहीं कर सकता कि जिस यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वहाँ के कंसोलिडेटेड फंड का सीएजी नहीं कर सकता। वहाँ शायद कंसोलिडेटेड फंड ही नहीं होता होगा, है ना, वो कि वहाँ पे हाँ वहाँ अलग से कंसोलिडेटेड फंड क्यों होगा? वो तो सेंटर के फंड से चलते हैं ना, तो वो उसमें इंक्लूड हो गया। देखिए कैसे मैं ही पढ़ते पढ़ते घूम गया इसको। ठीक है, उसमें क्या होगा फिर, पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट को भी वो ऑडिट करते हैं। बेसिकली वो गवर्नमेंट के ऑडिटर हैं, वो अथॉरिटीज़ जैसा भी प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करते हैं तो किसी और अथॉरिटी को भी वो जाके ऑडिट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट या गवर्नर के कहने पे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए हर लाइन इसमें से एक एमसीक्यू बन सकती है। फिर ऑडिट करने के बाद सीएजी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को नहीं देते, प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट इन टर्न प्लेसेस देम बिफोर द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति सदन के पटल पर रखते हैं। राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट का हिस्सा है, मैं आपको बता दूं, जिन्हें पता नहीं उन्हें पता होना चाहिए। पार्लियामेंट इज प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस। ठीक है, चलिए अगला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं। एमसीक्यू में जो मैंने पूछा था, आर्टिकल 148 में सीएजी के अपॉइंटमेंट, ओथ और सर्विस कंडीशन की बात की जाती है।
ठीक है, तो उसका आंसर आपको मिल गया। 149 में ड्यूटीज एंड पावर्स, 150 में अकाउंट्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट शेल बी केप्ट इन सच फॉर्म्स एज द प्रेसिडेंट एडवाइजेस द सीएजी। ठीक है, आर्टिकल 151 रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय सीएजी आर टू बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। पीएम टू लॉन्च फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 9 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने फाइनेंसिंग फैसिलिटी 1 लाख करोड़ की लॉन्च की अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। नाम से ही देखिए, एग्रीकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है हमें। इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझते हैं, जनरली सड़क, बांध, इन सब चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। खेती के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आगे हमें पता चलेगा। ठीक है, 8.5 करोड़ फार्मर्स को अंडर द पीएम किसान स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें उनको बेनिफिट होगा। इसमें क्या क्या क्रिएट किया जाएगा, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कम्युनिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मिंग एसेट्स सच एज कलेक्शन सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट एट्सेट्रा। देखिए, बड़ी दिक्कत क्या होती है, किसान ने जैसे ही फसल काटी अब उल्टी गिनती चालू हो जाती है, बहुत जल्दी वो फसल खराब हो जाएगी। अब उनको जिस मुंह मांगे दाम में जो भी आदमी उनसे जिस रेट में खरीदना चाहे उन्हें बेचना पड़ेगा, उनके पास और कोई साधन नहीं है उसको स्टोर करने का। जो फिर अब होलसेलर वगैरह हैं जो उनसे खरीदते हैं, उनके पास कोल्ड स्टोरेज है, वो फिर स्टोर करके रखते हैं, है ना, वो फिर मनचाहे रेट्स पे बेचते हैं इस बीच में। ठीक है, तो जो कंज्यूमर है उसको भी महंगे दामों पे सामान मिलता है खाने का, और जो फार्मर है उसको पैसा नहीं मिलता है। ये तो गलत बात है। कल भी मेरी वीडियो में मैंने बात की थी कि कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा, मतलब मैं पिछले 4-5 सालों से देखता हूँ, हर साल PT 365 के जो वो गवर्नमेंट स्कीम्स वाला जो आता है, बुकलेट आती है, उसमें 2-3 स्कीम्स कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड रहती है कि कैसे किसानों को कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड कर दी जाए। सरकार बहुत तरीके से प्रयास कर रही है। अब ये लेटेस्ट प्रयास इस तरीके से हो रहा है, देखिए। ठीक है, एसेट्स की वजह से क्या होगा, फार्मर्स विल बी एबल टू गेट ग्रेटर वैल्यू फॉर देयर प्रोडक्ट्स, जो मैंने आपको बताया। तो फार्मर विल बी एबल टू रिड्यूस वेस्टेज, स्टोर एंड सेल एट हायर प्राइस एंड ऑल्सो इंक्रीज प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, जो कि मैं आपको अभी ये सारी बातें बताई। 11 से 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने MOU साइन किया है विद DAC, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट है, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द अबव फाइनेंसिंग फैसिलिटी। तो कैसे फाइनेंसिंग होगी, जाहिर बात है सरकार बैंकों को कहेगी कि आप पैसा दीजिए और सरकार बैंकों को पैसा देगी। PM किसान सम्मान निधि क्या है, तो 2000 जो है PM किसान सम्मान निधि का जो पिछली गवर्नमेंट के आखिरी समय में मोदी सरकार ने लोगों को 2-2 हज़ार किसानों को रिलीज़ किए थे। कई लोगों का मानना है वेस्टर्न यूपी और ऐसे कई कृषि प्रधान इलाकों में भाजपा को वोट मिलने का बहुत बड़ा कारण ये भी था, जो 2,000 रुपये लोगों के अकाउंट में सीधा पहुँचे, लोगों को इससे बहुत अच्छा लगा और उन्हें उम्मीद थी कि, और ये वादा भी था कि आने वाले समय में और भी 2-2 हज़ार करके उनको इंस्टॉलमेंट मिलेगी किसान सम्मान निधि की। तो इसके लिए उन्होंने वोट दिया था। तो गवर्नमेंट साल के 6,000 रुपये देती है रजिस्टर्ड फार्मर्स को। ठीक है, ये 2018 में लॉन्च किया गया था। डायरेक्ट कैश बेनिफिट 75,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, ये आप याद रखिए किसान सम्मान निधि क्या है। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अगर हम बात करें तो उसमें जुलाई 2000 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है मीडियम से लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, द लोन्स अंडर द फंड्स आर बी प्रोवाइडेड टू, देखिए किनको प्रोवाइड किया जाएगा ये लोन, इंडिविजुअल किसान को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। जो मैंने MCQ में डाला है, देखिए, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसानों के समूहों को, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों का जो भी ग्रुप है, कोऑपरेटिव ग्रुप बनाते हैं, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह। एक किसान, हर किसान अपना कोल्ड स्टोरेज नहीं बना सकता है ना। मान के चलिए कि 100 किसानों के ऊपर एक कोल्ड स्टोरेज हम बना सकते हैं, तो वो 100 किसान मिलकर लोन उठा सकेंगे कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, पैकेट के अंदर डालने के लिए, जो ऐसा प्रोसेस होता है, इसकी मशीनें वो खरीदेंगे, उसके लिए पैसा, लोन जो है उनको ये सारे बैंक देंगे आसान दरों में, आसान शर्तों पे। देखिए, इनको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन होगा, यानी जितना भी लोन का इंटरेस्ट होगा उसमें का 3% सरकार बैंकों को दे देगी, किसानों को नहीं देना पड़ेगा। तो क्रेडिट गारंटी जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन स्कीम के तहत एक क्रेडिट गारंटी की योजना दी गई है। आप लोन ले रहे हैं, बदले में आपको अपनी ज़मीन गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। सरकार की ऑलरेडी योजना है, आपकी तरफ से सरकार गारंटी ले लेगी, जो कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन स्कीम के तहत सरकार ने किया है। 3% इंटरेस्ट रेट ही है, मैक्सिमम 7 साल तक 3% इंटरेस्ट रेट में आप लोन चुकाते रह सकते हैं। फिर जो है रिपेमेंट अंडर द फाइनेंसिंग फैसिलिटी सब्जेक्टेड टू अ मिनिमम ऑफ 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, चलिए, मतलब आपको जब भी लोन लेंगे आपको 2 साल तक में लोन को चुका देना है, पर ये स्कीम जो है 7 साल तक लागू हो रही है कि आपको ये लोन 3% पे मिलेगा। 7 साल के बाद उम्मीद है कि तब तक किसानों की स्थिति इतनी बेहतर हो चुकी होगी कि उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकेगा। ठीक है, 7 साल बाद हम लोग वापस चेक करेंगे न्यूज़ में क्या हो रहा है। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे। मॉरिशस ने ऑयल स्पिल हो गया। ऑयल स्पिल यानी समुद्र में जब तेल के टैंकर वगैरह से तेल लीक होकर गिर जाता है तो उसको ऑयल स्पिल कहते हैं। तो पानी में तेल गिर गया है, समझिए उसको
कितना मुश्किल है उस चीज़ को कंट्रोल करना। और तेल एक ऐसी चीज़ है बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है वहाँ के पूरे फ्लोरा और फौना, ठीक है। फ्लोरा और फौना आप जानते हैं पेड़ पौधे और प्राणी जो जीव जंतु हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। वो पानी पीने लायक नहीं बचेगा, उससे पता नहीं कहाँ कहाँ तक जहर पानी के ट्रांसमिशन में फैल जाए, एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिज़ास्टर हो जाता है ये। तो मॉरिशस ने उसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है, ठीक है। तो जापानीज़ ओन्ड शिप था जो कि उनके ऑफ द कोस्ट कई दिनों से फंसा हुआ था, ज़मीन में फंस गया था। MV वाकाशियो जापान की कंपनी नागासाकी शिपिंग, अगर ये नागासाकी से रिलेटेड है तो समझिए कल ही 9 अगस्त को जापान में नागासाकी में 1945 में एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, ठीक है। इससे आप रिलेट करके उसको याद कर सकते हैं। तो 25 जुलाई को ज़मीन में चढ़ गया था वो समुद्र में। कई जगह ऐसा हो जाता है तट के पास आप आते हैं तो वहाँ पत्थर निकले रहते हैं, नीचे से रेत ऊपर आ गई रहती है, तो जहाज़ जितना आपको पानी के ऊपर दिखता है काफ़ी हिस्सा पानी के नीचे भी रहता है। तो ज़मीन में घुस के फंस गया वो वहाँ पर, ठीक है। 25 जुलाई को ही फंस गया था, ठीक है। तो उसके बाद वो जाके ज़मीन पर जब टकराया है जहाज़ तो क्रैक आ गया उसके जहाज़ के नीचे के हिस्से में, तो उसी से तेल पूरा पानी में निकल गया। तो 1 से 3 मिलियन उस आइलैंड नेशन के जो रेसिडेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया है। वो पानी कैसे पिएंगे और वगैरह, मछली की शायद मत्स्य पालन से भी उनका काफ़ी काम होता हो मछली पकड़ के, तो वो भी नहीं हो पाएगा। मॉरिशस सरकार ने फ्रेंच सरकार से हेल्प मांगी है। ये अब आप सोचिए उन्होंने फ्रांस की सरकार से क्यों हेल्प मांगी है, ठीक है। तो आगे ही आ रहा है, देखिए। फ्रेंच आइलैंड ऑफ रियूनियन इज़ द क्लोजेस्ट टू मॉरिशस। एक रियूनियन नाम देखिए कितना यूनिक है, रियूनियन नाम है उस आइलैंड का। ये मैं पहले भी मेरे वीडियोज़ में बता चुका हूँ। मनोरमा ईयर बुक या क्रॉनिकल ईयर बुक, ऐसी कोई ईयर बुक हर एस्पिरेंट के पास रहनी चाहिए जिसमें इस तरह के ना हर देश की लिस्ट होती है कि दुनिया के सारे देशों की A to Z करके लिस्ट, हर देश के बारे में छोटी छोटी जानकारी उसमें दी रहती है। बीच बीच में टाइम पास करते हुए रात को नींद नहीं आ रही है, आधा घंटा आपने पलट के उसी को पढ़ लिया तो दुनिया में क्या होगा, कोई भी न्यूज़ आएगी कुछ हर देश के बारे में कुछ ना कुछ आपको मालूम होगा। कभी भी किसी भी दुनिया के इलाके में कुछ होगा, अगर आपके लिए कोई भी दुनिया का इलाका अनजाना नहीं होगा कि आप कोई नाम सुनेंगे एस्टोनिया, आप बोलेंगे यार ये कहाँ पर है ना, मॉरिटेनिया, अब आप सोचेंगे यार ये देश कभी नाम ही नहीं सुना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर देश का आपको माइक्रोनेशिया ये सब नाम पता रहना चाहिए, है, तभी तो आप एक मतलब जानकार व्यक्ति लोगों के सामने आप आएंगे, आपको खुद की जानकारी भी होगी और कभी भी आप लोगों से बात करेंगे ऐसे ही बोलते बोलते हम ऐसे देशों के नाम बताने लगेंगे, हर कोई सोचेगा कि यार ये इंसान तो बहुत जानता है, ठीक है। तो देखिए रियूनियन जो है फ्रांस का एक कॉलोनी है, तो एक ऐसा आइलैंड है जो कि फ्रांस का हिस्सा है, मॉरिशस के एकदम नज़दीक है इंडियन ओशियन में, ठीक है। तो इंडिया कंडक्टेड जॉइंट पेट्रोल्स विद द फ्रेंच नेवी, कॉरपैट, ये MCQ वर्दी पॉइंट है, फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द रियूनियन आइलैंड इन मार्च 2020। मार्च 2020 में इंडिया और फ्रांस ने रियूनियन आइलैंड से दोनों की नेवी ने जॉइंट पेट्रोलिंग की, उसका नाम रखा कॉरपैट यानी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स, ठीक है। पैसेज एक्सरसाइज US की नेवी के साथ इंडिया ने किया इंडियन ओशियन में, ठीक है। ये नाम याद रखिए ज़रूर, इन पे एक MCQ आने ही वाला है। और इंडिया मॉरिशस की अगर हम बात करें, इतना क्लोज हमारा रिलेशन है, ठीक है, कि देखिए मॉरिशस इज़ द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ग्रिड ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग कोस्टल सर्वेलेंस रेडार। इंडिया का जो सिक्योरिटी ग्रिड है, जो हम हर जिस इलाके में नज़र रखते हैं, तो हम उस इलाके में नज़र रखते हैं तो उस इलाके में जो छोटे देश आ जाते हैं हम उनकी तरफ से भी नज़र रख लेते हैं, है ना। तो मॉरिशस की तरफ कोई अगर आक्रमण के इरादे से बढ़ रहा है तो भारत जो उस इलाके पर नज़र रखे हुआ है तो भारत की भी नज़र में वो आ जाएगा। तो जाहिर बात है कि मॉरिशस को इन्फॉर्म भी कर देंगे और अगर वो हमारी सहायता मांगेंगे तो हम सहायता प्रोवाइड भी करेंगे। किस लेवल तक इंडिया और मॉरिशस का कोऑपरेशन है आप देखिए। मॉरिशस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजिंग काउंसिल है उसके हेड और मॉरिशस नेवी के हेड इंडियन ऑफिसर्स हैं। हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को हेड करते हैं और हमारी नेवी के ऑफिसर उनकी नेवी को हेड करते हैं, ठीक है। इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारे उनके रिलेशन कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। तो इंडिया के मॉरिशस के साथ बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जिसमें कि इन्हेंस्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्वेलेंस है और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, देखिए किसी भी देश की लैंड की जो सीमा है, हमारे भारत की सीमा है, महाराष्ट्र से मान लीजिए समुद्र में 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 समुद्री मील तक भारत माना जाता है, वो भारत का इलाका है। लेकिन हमारे देश के तट से 200 नॉटिकल माइल्स तक, है ना, 200 समुद्री मील तक भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। वहाँ पर कुछ भी अगर खनिज पदार्थ निकलेंगे, मिनरल्स निकलेंगे ज़मीन से तो वो भारत के माने जाएंगे। वहाँ ज़मीन से तेल निकल जाएगा तो वो भारत का माना जाएगा, वो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो वहाँ पे हम जाके सर्वेलेंस करते हैं, फिर हम एंटी पायरेसी ऑपरेशंस करते हैं, जो कि पायरेसी यानी जो समुद्री
लुटेरे होते हैं। मान लीजिए मॉरिशस एक आइलैंड देश है, उसके आसपास समुद्री लुटेरे पहुंच जाएं तो मॉरिशस की अपनी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि उनसे खुद को बचा सके, पर वहां उस इलाके में अगर समुद्री लुटेरों का आतंक फैला रहा तो भारत का जो व्यापार होता है उस रूट से, उस पर भी तो असर पड़ेगा। तो इसलिए भारत के हित में ही है कि हम ही वहां जाकर पेट्रोलिंग करें, हम ही उस इलाके को पूरा सेफ और सिक्योर रखें, है ना। तो हम वो करते हैं। फिर बहुत सारे फिशिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, जो भी आप सोच सकते हैं, सबके भारत के साथ मॉरिशस के रिलेशन यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, क्यों सबको समझ में आ चुका है कि भारत इतना रिलेशन मॉरिशस से क्यों रखे हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे इंडियन ओशियन रीजन में। तो भारत में हमारा जो ट्रेड होता है, मलक्का स्ट्रेट से जो पूरा हमारा सामान भी आता जाता है, तो हमारी सामान की आवाजाही जो है वो सुरक्षित रहे, उसके लिए उस एरिया को हम सेफ रखते हैं। ठीक है। फिर चाइना की स्ट्रैटेजी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडियन ओशियन में। चाइना जैसे मोतियों की एक माला बना देगा, भारत को पूरा घेर देगा साइड से। ठीक है, चाइना की ऐसी योजना है, तो उसको भारत काउंटर करता है थ्रू अग्रीमेंट्स विद फ्रांस, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर बेसेस इन रियूनियन एंड कोकोस आइलैंड। कोकोस आइलैंड में ऑस्ट्रेलिया का बेस है, रियूनियन आइलैंड में फ्रांस का बेस है। भारत ने इन दोनों से समझौता कर लिया, क्योंकि ये भी चाइना से दुखी है, समझ लीजिए एक तरह से। तो इन आइलैंड्स को भारत इस्तेमाल कर सकता है अपनी नेवी के लिए। तो चाइना अगर हमारे को घेर रहा है ये मोतियों की माला बना के, तो हमारे पास भी स्ट्रैटेजी है, हम भी वहाँ पर अपने अपने बेस बनाएंगे। बहुत इधर बेस बनाए हैं भारत ने, मिलिट्री बेसिस पिछले 4-5 सालों में। फिर देखिए अगेलगा आइलैंड्स ऑफ मॉरिशस जो है, ये इंडियन मिलिट्री को दे दिया गया है वहाँ पर अपना बेस बनाने के लिए। ये नाम भी याद रखिए, ये भी आपसे ज़रूर एमसीक्यू में पूछा जाएगा। कितने आइलैंड्स के नाम हमने इस न्यूज़ में डिस्कस कर लिए, वो आप याद रखिए। और वो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम जो फ्रांस के साथ किया था। फिर देखिए यूनाइटेड नेशंस ने $6 मिलियन रिलीज़ किए हैं बेरूत में जो धमाका हुआ है उसके जवाब में मतलब वहाँ के लोगों की सहायता के लिए वहाँ की सरकार को मदद पहुँचाई है। ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि और भी वहाँ पर उन लोग रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। टोटल उसका बिल $15 मिलियन निकल के आ रहा है। ठीक है। बेरूत में कैटास्ट्रोफिक ये ब्लास्ट हुआ, अमोनियम नाइट्रेट बहुत सारे टन के टन वहाँ पे पड़े हुए थे उसकी वजह से। हालांकि आज न्यूज़ में लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा है कि इसमें विदेशी हाथ होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो वो चेक करेंगे, उन लोग जांच करेंगे कि कहीं किसी विदेशी, मतलब उनका मतलब इजरायली है। लेबनान के संबंध अगर इजराइल से ही ख़राब है, वहाँ कुछ भी होगा अगर गलत तो इजराइल ही करेगा। तो वो देखना चाह रहे हैं कि कहीं इजराइल ने तो नहीं किया है। ठीक है। तो लेबनान जो है वो दुनिया का वाइज लेबनान इन डीप क्राइसिस वाला पैसेज पढ़िए। लेबनान करेंटली दुनिया का तीसरा मोस्ट इंडेटेड कंट्री है, जिसपे सबसे ज़्यादा उधारी चढ़ी हुई है इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट टू जापान एंड ग्रीस। जापान और ग्रीस में सबसे ज़्यादा लोन चढ़ा हुआ है। देखिए सबसे मोस्ट इंडेटेड कंट्री जापान है, फिर ग्रीस है और तीसरा लेबनान है ना। द इंटरेस्ट पेमेंट्स इन द कंट्री कंज्यूम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यूज। आधा सरकारी रेवेन्यू जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट में ही निकल जाता है। पब्लिक सेक्टर वेज इंक्रीज इन 2017 एंड इंक्रीज रेट्स लेड टू इंक्रीज बजट डेफिसिट। ठीक है। तो बजट डेफिसिट वहाँ पे बहुत बढ़ गया है। आप उनकी इकोनॉमिक स्थिति देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। तो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन इन लेबनान लेड टू द करंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। कुल मिला के लेबनान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनकी सामरिक स्थिति ठीक नहीं है। तो इस वजह से लेबनान पहले ही एक बुरे दौर से गुजर रहा है। उसमें अभी ब्लास्ट भी हो गया लेबनान के बीच में, बेरूत के बीच में। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है। लेबनान में किस वॉर की बात हो रही है? 2006 में लेबनान वॉर जो था, जो कि इजराइल हिजबुल्ला वॉर था। हिजबुल्ला शिया मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है, जो कि लेबनान से ऑपरेट करता है, जिसके कि इजराइल से प्रॉब्लम चलते हैं। तो इतना बड़ा वो एक संगठन है कि समझिए एक देश से उसका युद्ध चल रहा है। हिजबुल्ला और इजराइल का युद्ध चल रहा है और हिजबुल्ला लेबनान में उनका स्टेशन है। ठीक है। तो मिलिट्री जो उनका कॉन्फ्रंटेशन हुआ नॉर्दर्न इजराइल, लेबनान और गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स जो है ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एरिया, मैंने कल भी आपको बताया था, इसके बारे में आप पढ़ के रखिए। इजराइल के वो जो एरियाज़ हैं जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिससे लेके उनके अरब देशों के साथ कंट्रोवर्सी चलती है, कॉन्फ्लिक्ट चलता है, उनके ऊपर आप पढ़ के रखिए। वेस्ट बैंक है, गाजा स्ट्रिप है, गोलन हाइट्स है। ठीक है। इस तरह के जो 6 डे वॉर हुआ था बिटवीन अरब कंट्रीज एंड इजराइल, उसके ऊपर भी आप विकीपीडिया पेज उसका पढ़ लीजिए, एटलीस्ट पहला पैराग्राफ पढ़ लीजिए। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित जो भी यूपीएससी में आते हैं क्वेश्चन, वो बहुत ही सरफेस लेवल के आते हैं, जो कि किसी ने भी थोड़ा सा भी पढ़ा है, अगर विकीपीडिया पेज का एक पैरा भी पढ़ा है वो उसके आंसर दे देगा। ऐसे ही आते हैं, बहुत डीप में घुस के सवाल नहीं आते हैं। ठीक है। लेबनान में इतनी समस्याएं क्यों हैं? अब लेबनान में देखिए 18 अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें 4 मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, 12 क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे यहूदी धर्म के लोग हैं और द्रूज सेक्ट, ये भी कोई धर्म है, वहाँ पे लोग रहते हैं। द 3 मेन पॉलिटिकल ऑफिसर्स इन द कंट्री, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन द रिलीजन। आप समझ सकते हैं कि उस देश में अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं उनके
संबंध आपस में इतने खराब हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वो बाकायदा ईयर मार्क कर दिया गया है कि तीनों अलग अलग धर्म और अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग उस ऑफिस को होल्ड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही या कोई भी चुनाव में जीत गया वो होल्ड कर ले, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के आपस में कितने मतभेद हैं, आपस में वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ऐसा देश पहले से ही बहुत ज़्यादा आपका डिसबैलेंस में चल रहा है, आपको एक आइडिया आ रहा होगा। और वहाँ पर इस तरह से एक ब्लास्ट हो जाए अगर उनकी राजधानी के बीच में, तो ये बड़ी खतरनाक बात है। ठीक है, वहाँ पे जितने पार्लियामेंट की सीटें हैं 128, वो भी मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में आधी आधी बांट दी गई हैं। तो इस तरह की बातें हैं। हालांकि मैं ये बता दूं कि इतना डिटेल लेबनान के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये जो गोलन हाइट्स वाली बात मैंने आपसे की, हिजबुल्ला संगठन की जो बात है यही आएगा। तीसरा अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा घुस के लेबनान से आपको यूपीएससी में प्री में तो एटलीस्ट कोई नहीं पूछने वाला है। ठीक है, अब दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पे हम लोग आ जाते हैं। देखिए 7 अगस्त को 2020 यानी कल दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। कल हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की थी, किसमें टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हुआ है किराए पे। सब्सक्रिप्शन मॉडल उन्होंने चालू किया है कि 41,900 रुपये में पर मंथ में आप टाटा नेक्सॉन ईवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कल भी मैंने बताया था मेरी वीडियो में। तो अंडर द न्यू पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन फी और रोड टैक्स वेव कर देगा अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल आप चलाते हैं। तो आपको पता है कि हमारी सरकार की ये पॉलिसी पूरी है कि हम आने वाले कुछ सालों के अंदर ही सारी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कर देंगे। हमारे देश में पेट्रोल डीजल से कोई गाड़ी ही नहीं चलेगी, सब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगी। ठीक है, तो द पॉलिसी जो है उससे इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, जॉब्स बनेंगी, पोल्यूशन लेवल घटेगा। दिल्ली पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। हर साल ठंड के मौसम में फिर धुंध घिर जाती है, कोहरा घिर जाता है और लोग दिल्ली सरकार को कोसने लगते हैं कि सरकार क्या कर रही है। तो दिल्ली सरकार बेचारी बहुत इन सब चीज़ों को लेकर सोचती रहती है। स्मॉग टावर, IIT बॉम्बे का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसकी बात आए दिन न्यूज़ में आती रहती है। फिर ऑड इवन स्कीम उन्होंने ट्राई किया था। वो कहते हैं कि पड़ोस के राज्य में पराली जलाते हैं लोग, जो धान काटने के बाद जो भूसा बच जाता है वो जलाते हैं, वो ना जलाएं, उससे संबंधित कुछ कानून बन गया है। बहुत सारी बातें हैं। तो पोल्यूशन दिल्ली सरकार के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो उन्होंने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी लेके आया है। तो 2025 तक, वो 2024 तक कह रहे हैं कि 1/4 गाड़ियाँ जो होंगी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी, ऐसा उनका टारगेट है। ठीक है, करेंटली 0.29% है, मतलब 30% भी नहीं है, 0.30% भी नहीं है। ठीक है, इस पॉलिसी में स्टेट गवर्नमेंट 30,000 का इंसेंटिव देगा टू व्हीलर, ऑटो, फ्रेट व्हीकल्स यानी मालवाहक गाड़ियाँ और ई रिक्शा, इसके लिए 30,000 तक का इंसेंटिव देगा। कार खरीदेंगे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल तो 1.5 लाख रुपए तक की सरकार इंसेंटिव देगी। लो इंटरेस्ट लोन देगा आप उसमें, मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं तो कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाएगा। फिर इस रीजन में 5 लाख नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले 5 साल में इंट्रोड्यूस करने का उनका योजना है। इसमें और क्या क्या चीज़ होंगी, स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड उसमें बनाया जाएगा। ठीक है, जिसमें कि 200 चार्जिंग स्टेशन होंगे 1 साल के अंदर ही। इसमें हर 3 किलोमीटर के रेडियस में एक चार्जिंग स्टेशन आपको मिल जाएगा। फिर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव देगा उन लोगों को जो अपनी पेट्रोल और डीजल रन गाड़ी को एक्सचेंज ऑफर चालू करेंगे। बेसिकली ये देश में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। ठीक है, दे आर रनिंग फॉरवर्ड इन लीप्स एंड बाउंड्स। वो छलांगे मार मार के आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ दिल्ली की सरकार जा रही है। ये पॉलिसी 3 साल तक चलेगी, उसके बाद दिल्ली सरकार इसको रिव्यू करेगी, जो ज़रूरत होगा उसके हिसाब से उसमें चेंज कर लेगी। ठीक है, फिर ये पॉलिसी जो है वो सेंटर की स्कीम चल रही है फेम इंडिया फेज़ 2, उसके एडिशन में ये स्कीम चलेगी। फेम इंडिया फेज़ 2 अगर आपको पता नहीं है क्या है, गूगल कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ये सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड पॉलिसी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर जो है बूस्ट होगा, डेवलप होगा, तो एक नई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उसमें जनरेट होंगी, नई तरह की गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। ये लॉकडाउन के पहले भी सफ़र कर रहा था, लॉकडाउन में तो पूरी मतलब कमर टूट गई ऑटोमोबाइल सेक्टर की। मारुति ने पहली बार अपना क्वार्टरली लॉस अनाउंस किया है इस बार। उन्होंने 2002 में लिस्टिंग हुई थी उनकी, उसके बाद पहली बार उन्होंने लॉस बताया है। तो उम्मीद है सरकार को इलेक्ट्रिक व्हीकल, जब सबको मजबूरन आना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, पेट्रोल डीजल गाड़ियां छोड़ के, तो गाड़ियां लोगों को बहुत सारी खरीदनी पड़ेंगी, तो ऑटो सेक्टर में एक बूस्ट आ जाएगा। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए, मालदीव्स को भारत सरकार $18 मिलियन का क्रेडिट दे रही है। ये जो छोटी सी फोटो आप देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके अभी आप इसको देख सकते हैं, वही हमारे इंडियन ओशन रीजन में मालदीव्स वहाँ पर है। हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, किस लिए हम उनको पैसा दे रहे हैं। मालदीव्स इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी मिफ्को, याद रखिए ये MCQ में आएगा, उनको हम पैसा दे रहे हैं आइस प्लांट बनाने के लिए। जैसे किसानों की दिक्कत है कि वो सामान उगा के फिर उसको अगर उन्होंने कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखा तो तुरंत बेचना पड़ता है औने पौने दाम पे, वरना वो ख़राब हो जाएगा। तो वैसे ही मछलियों के साथ भी है, मछली एक बार पकड़ ली तो अब तुरंत बेचो, वरना वो ख़राब हो जाएगी। अगर आपके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो उसके लिए 50 टन का आइस प्लांट लगाएंगे। कहाँ, गेमाना फूसी करके जगह है वहाँ पर। ऑल्सो 100 टन आइस स्टोरेज फैसिलिटी भी वहाँ पर डेवलप की जाएगी।
ठीक है। तो फंड जो है उससे ट्यूना कुक्ड प्लांट और फिश मील, ऐसा कुछ मछलियों से संबंधित प्लांट वहाँ पे किया जाएगा। कुल मिला के मत्स्य पालन में मालदीव को हेल्प करने के लिए भारत सरकार 18 मिलियन यूएस डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? सीधा 18 मिलियन डॉलर ट्रांसफर नहीं करूंगा, आप योजना बनाते जाइए, यहाँ से पैसा निकालते जाइए आपके खाते में। मेरे पास आपका खाता है, 18 मिलियन यूएस डॉलर है, आप खर्चा करते जाइए, बताते जाइए कि मैंने ऐसे ऐसे खर्च किया है, यहाँ से आप पैसा निकालते जाइए। ठीक है। हम इंडिया जो है मालदीव्स को हेल्प क्यों करता है? अगेन जैसा मॉरिशस की बात है, उसका लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। मालदीव्स आर्कीपेलागो जो है वो ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है जो कि कोरल से संबंधित होता है। एक बार आप इसको गूगल करके देख लीजिए, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से एक बार यूपीएससी में आ चुका है। आर्कीपेलागो होता क्या है? 1200 कोरल आइलैंड होते हैं इसमें। दे लाई नेक्स्ट टू द शिपिंग लेन्स दैट इंश्योर अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाइज टू इंडिया, चाइना एंड जापान। इंडिया, चाइना, जापान के लिए तेल जो है गल्फ कंट्रीज से आता है, वहीं से जहाज़ आते हैं। वहीं पर अगर कोई हम जहाज़ों पर अटैक करने लगे तो हमारा तेल आना रुक जाएगा, इसलिए हम उस जगह को काफ़ी पाल के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। ठीक है। फिर चाइना जो है वो इंडियन ओशन में अपने नेवी के जहाज़ भेज रहा है। चाइना बहुत ज़्यादा बेलिजरेंट अग्रेसिव हो गया इंडियन ओशन में पिछले 10 सालों में, तो मालदीव हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है। फिर रीजनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी, क्योंकि साउथ एशियन पावर है इंडिया, तो अपने आसपास के इंडियन ओशन रीजन में इंडिया चाहता है कि सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करें। हमारे आसपास के छोटे छोटे देश हमारे तरफ देखें मदद के लिए, ना कि चाइना की तरफ, ना कि पाकिस्तान की तरफ। ठीक है। फिर जो 25,000 भारतीय नेशनल भी रहते हैं मालदीव्स में। फिर भारत से टूरिस्ट जाते हैं, मालदीव टूरिज्म का 6% भारत से होता है, तो इसलिए है। हमारे बायलैटरल रेजिस्टेंस का जो पास्ट है उसमें आप देखिए, ऑपरेशन कैक्टस 1984 में हुआ था, जब प्लॉट करके पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर तमिल इलम, जैसे श्रीलंका में तमिल इलम यानी तमिल मदरलैंड के लिए एलटीटीई ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम सुना होगा, वो एक आतंकवादी टाइप का संगठन था, वो इस तरह से आतंकवाद जैसी घटनाएं करता था। वैसा ही एक और संगठन था, प्लॉट, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर तमिल इलम। वो मतलब मालदीव से इतना छोटा सा देश है कि वो कुछ लोग मोटर बोट से वहाँ पहुँच गए और उन्होंने उस देश को टेक ओवर कर लिया। ठीक है। इतना छोटा सा देश है, आप समझिए, आइलैंड है। तो वहाँ पर जो उनके राष्ट्रपति थे वो जैसे तैसे भाग के छुपे थे। उनके पास सैटेलाइट फ़ोन था उस ज़माने में, उसमें बैटरी कम थी। वो 3 देश को सहायता के लिए बोल पाए, अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है। इंडिया ने, राजीव गांधी जी की सरकार थी, 24 घंटे के अंदर सहायता पहुंचाई, एनएसजी कमांडोज को वहाँ पे एयर ड्रॉप करा दिया था। ऑपरेशन कैक्टस के बारे में जिनके पास टाइम है, जिनको इंटरेस्ट है, वो पढ़ के देख सकते हैं, बहुत बढ़िया इस तरह का किया गया था। उसके बाद एक आग लग गई थी वहाँ पे माले वाटर और सीवरेज कंपनी में, तो ऑपरेशन नीर यानी पानी होता है, तो वहाँ पानी बचाने के लिए भारत सरकार ने मालदीव को सहायता की थी। ठीक है। देखिए, पार्लियामेंट कोविड में कैसे चलेगा, इससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया है आज की इंडियन एक्सप्रेस में, उसके रेलिवेंट सेक्शंस को मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ से पूछा जा सकता है, मानसून सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी पैंडेमिक हो जाए, कोई भी घटना हो जाए, हमारा लोकतंत्र नहीं रुकना चाहिए। बहुत आसान है सरकार कह दे कि अरे अभी मत बिठाइए पार्लियामेंट ना, इस समय कुछ कानून हम खुद ही बना लेते हैं, या हम ऑर्डिनेंस बनाएंगे, उसको राष्ट्रपति एक्सटेंड करते रहेंगे। अचानक से आप देखेंगे लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पार्लियामेंट की सिटिंग चलती रहे, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। जो गवर्नमेंट, द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट है, वो चलते रहना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या किया, कुल मिला के बस इतना किया है, देखिए, कि सोशल डिस्टेंसिंग मान के लोग बैठेंगे। अगर लोकसभा के 543 लोग एक एक हाथ का डिस्टेंस लेके बैठने लगे लोकसभा में, मान लीजिए, तो जगह कम पड़ जाएगी। आपने देखा है लोकसभा की मीटिंग को टीवी में कैसे ठसाठस बैठे रहते हैं उन लोग। तो बाकी क्या करेंगे उन लोग, फिर ऊपर जो प्रेस गैलरी होती है, जहाँ प्रेस या ऑडियंस, विजिटर्स भी आके बैठे रहते हैं, कुछ लोग वहाँ जाके बैठ जाएंगे। फिर एक राज्यसभा के लिए दूसरा बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग में दूसरा रूम है, तो कुछ लोग वहाँ जाके बैठ जाएंगे। ऐसे 543 लोग बैठ जाएंगे, स्क्रीन लगा दिया जाएगा दोनों जगह, ताकि यहाँ जो आदमी बात कर रहा है वो वहाँ वाले को दिखाई दे, वहाँ जो बात कर रहा है वो यहाँ वाले को दिखाई दे। ठीक है। एक दिन ऐसे लोकसभा बैठेगी, अगले दिन इसी फॉर्मूला के तहत राज्यसभा बैठ जाएगी। ठीक है। आप लोग समझ गए मेरे ख्याल से। जो नहीं समझे, जो पैरा मैंने हाईलाइट किया है उसको पढ़ लीजिए आप। ठीक है। तो देखिए, हम अब आ गए हैं आंसर्स की तरफ एमसीक्यू के। तो न्यू सीएजी ऑफ इंडिया इज जीसी मुर्मू, और कॉन्स्टिट्यूशन जो किस आर्टिकल में मेंशन करता है, सीएजी का अपॉइंटमेंट 148 में मेंशन करता है। ठीक है। फिर लोन्स अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड विल बी गिवन आउट टू मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना। फिर विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड इमरजेंसी ओवर एन ऑयल स्पिल, मॉरिशस। तो थैंक यू गाइज, ये थी मेरी करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा अप्रोच पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप और किस तरह की वीडियोस यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड मेरे चैनल पर देखना चाहेंगे। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।